गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। आज जो बिहार पुलिस सेट जो चल रहे हैं उसी का 51 से चलेंगे और साइंस सीरीज रहेंगे। साइंस सीरीज ही कहे क्योंकि लंबा जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है और उम्मीद करते हैं कि अच्छे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं और क्वेश्चन कि विश्लेषण करते हुए चल रहे हैं। तो आप बने रहिए और आप लोग का ढेर सारा प्यार और लाड़ दुलार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। खुशी क्या है कि आप दिन रात चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मेरे तहे दिल से शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। तो फिर से चलते हैं सेट के ऊपर, बने रहिए इस चैनल पर। तो 51 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है साइंस सीरीज से होंगे। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, हब्रोफिली। तो आप लोग जानते हैं परागण कई प्रकार के होते हैं। हवा से भी होते हैं, वर्षा से भी होते हैं और कीट पतंगों के द्वारा होता है। जैसे एक फूल से दूसरे फूल में कीट, अगर जो जैसे मधुमक्खी है, तितलियां हैं, अपने किससे वो लेता है रस? परागण कहाँ? चोंच से लेगा, अपने जो मुंह से होगा। लिया दूसरे पर बैठा, वहाँ जब चूसा वहाँ का फूल, क्या होगा? उसी कारण क्या होगा? परागण हो जाएगा ना। परागकण एक जगह से दूसरे जगह चल जाएंगे, दूसरे फूलों पर। तो आप लोग जान लीजिए, हवा की बात कर रहा है, हवा का मतलब वायु की बात कर रहा है। तो वायु में क्या होगा? एनिमोफिली। अब क्वेश्चन बन रहा है हाइड्रोफिली क्या है? तो हाइड्रोफिली आपका जलीय परागण है। क्या है? जलीय परागण है। एक हमें याद है जूफिली। जूफिली क्या होता है? जानवरों का परागण होगा। क्या होगा? जानवरों का परागण होगा। क्लियर? इसमें से आगे देखें। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। न्यू डायमंड स्टडी वे आपका चैनल का नाम है और यहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा खुशी तो बहुत बात है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और साथ साथ थोड़ा एक और रिक्वेस्ट है कि मैसेज बॉक्स में कुछ सलाहें, कुछ जो ऐसी बातें हैं जो ज़रूरत का हो या सलाह जो हो, वो बस दिया कीजिए। थैंक यू। चलें 52 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है? कह रहा है फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं वो कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन पहले देख लूं। ए नंबर कह रहा है आलू, पपीता और केला। बी कह रहा है गन्ना, आलू और केला। सी कह रहा है मूंगफली, सहजन और काजू। और डी कह रहा है प्याज, धनिया और नींबू। तो आप गौर से देखिएगा कि थोड़ा आलू देखिए। आलू क्या है? आलू को आप काट के आँख होता है, अंकुर होता है, उसको आप रोपते हैं। पपीता का तो आप देख रहे हैं पौधा और बीज से होती है। केला क्या होता है? उसका भी क्या होता है? जड़ का जल्ला उल्ला, या उसी तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। बी नंबर कह रहा है गन्ना, आलू और केला। गन्ना का आप देख रहे हैं, उसका भी क्या लगता है? वो आँख की तरह होता है, उसका गन्ना को टुकड़ा करके निकाला जाता है बीज। आलू भी सेम है, केला भी सेम से है। अगर जो बात किया गया है तो वनस्पतिक द्वारा होगा तो यही तीनों होंगे। ठीक, आलू, गन्ना, आलू, केला। चलें 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, या
वायरस का अध्ययन है। डी नंबर कह रहा है परिजीवी का अध्ययन है। क्वेश्चन में अब गौर से देखिए, कह रहा है कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। तो आप लोग देख लीजिए बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? बैक्टीरियोलॉजी तो वायरस बैक्टीरियो जीवाणु का होगा ना, जीवाणुओं का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जीवाणुओं का अध्ययन है, बैक्टीरिया का अध्ययन है। उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। ठीक, अब अगर जो बात की जाए लॉजी, अब वायरस कहेगा तब क्या कहेगा? वायरस में वायरोलॉजी। वायरस का अगर कही जाए तो क्या कहिएगा? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहेंगे किसका? वायरस का। और बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। ठीक, वायरस अभी इस बार कोविड-19 जो आया था ये वायरस ही था। ये किसके अध्ययन से अध्ययन किया गया? वायरोलॉजी के अध्ययन से। क्लियर? चलते हैं आगे। अब गौर से देखिए गुणसूत्र के बारे में। 54 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे संबंधित? श्वसन से, स्वांगीकरण से, सी नंबर आनुवांशिक लक्षणों से, या डी पोषण से। गुणसूत्र की बात करें तो आप लोग को किससे होगा? आनुवांशिक होता है, और आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से क्या होता है? गुणसूत्र संबंधित हैं। चले आगे नेक्स्ट। 55 55 क्वेश्चन बनना है आपका 55 नंबर। किसका शरीर जो है कोशिका की 2 परतों से बना हुआ है? कोशिका किसे कहते हैं? आप लोग जान रहे हैं, कोशिका के बारे में बताए हैं। संरचनात्मक और कौन सी? क्रियात्मक को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। क्लियर? तो कोशिका क्या कहते हैं? इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका तो बहुत तरह से आप लोग पढ़े होंगे। कौन कौन पढ़े हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जागृह। लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली। इसी तरह बहुत सारे हैं। ठीक है, सभी उस कोशिका जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो ऑप्शन देखिए, सिलिंट्रेट, नेमाटोडा, एनेलिडा और प्लेटी हेलेमेंथीज। तो आपका ऑप्शन 55 का क्या होगा? सिलेंट्रेट। क्या होगा? सिलेंट्रेट आपका ऑप्शन ए सही हो गया। तो चले आगे। 56 देखिए 56। मकड़ियों का कितना होगा? मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती है? तो कितना जोड़ी होती है? 4 जोड़ी होते हैं। अगला देखिए, चलिए विपरा। 57 का विविपारा क्या है? विविपरा क्या है? तो विविपरा क्या होगा? सो आप देख लीजिए, धमनियों जो जिंदा पैदा होती हैं। ए नंबर। बी नंबर का रहा है कैक्टस का प्रकार है। सी नंबर का रहा है शैवाल का प्रकार है। डी का रहा है एक मोलस्क है। तो आप बताइए 57 क्या होगा? जो आंसर तो आपका ये हो गया, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं वो क्या होता है? विविपरा होते हैं। लेकिन शैवाल कई प्रकार के होते हैं। शैवाल कई प्रकार से तो तौर पर 10 जोड़ लीजिएगा ना, लेकिन मुख्य रूप से 3 मानिए, साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा और क्लोरोफाइटा। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे नेक्स्ट। 58 में देखिए गौर से, क्वेश्चन कर रहा है 58, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है?
ए नंबर कह रहा है एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत गुलटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। बी नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में क्या करती है, अवशोषित नहीं हो पाता है। सी नंबर कह रहा है इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। डी नंबर कह रहा है एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादों में पाई जाने वाले शर्करा को क्या करते हैं, तोड़ने में असमर्थ होते हैं। क्या होता है, तोड़ने में असमर्थ होते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि लैक्टोज की बात करें तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादों में पाई जाने वाले शर्करा को तोड़ने में क्या करते हैं, असमर्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी। चले अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, क्या है 59 है। 59 देख लीजिए गौर से। करा 59 में एक मानव जीव में, जो आपका जीव है, वो जो जीव है उसमें क्या होगा, औसतन कितनी स्वाद कलियां मौजूद होती हैं। हमारे जीव में जो ऊपर में देखिएगा भुटका 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 वाला होता है, वो क्या होता है, उसी में उस भुटका भुटका की संख्या अधिक होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। क्लियर। और करीब इसका ऑप्शन के हिसाब से 2000 से 8000 स्वाद कलियां होते हैं, बाकी सबको भूल जाइए। क्लियर। स्वाद कलियां की संख्या कितना होगा, 2000 से 8000। चलते हैं, क्या बात है, बहुत बड़ा हो गया ना। ठीक है, अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जल विद्युत गिरी में, मतलब जहां जल से विद्युत बनते हैं उसी को कहेंगे जल विद्युत गिरी या उसका पावर हाउस कहेंगे। क्लियर। ठीक। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होता है। अब बात कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। 4 ऊर्जा तो आपको यहीं मिल रहा है देखने के लिए। क्लियर। 4 ऊर्जा आपको यहीं देखने को मिल रहा है। तो ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन ऊर्जा होते हैं, तो ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्थितिज ऊर्जा होते हैं, एक गतिज ऊर्जा होते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा होते हैं, चुंबकीय ऊर्जा होते हैं, रासायनिक ऊर्जा होते हैं, परमाणु ऊर्जा होते हैं। समझ रहे ना, विद्युत ऊर्जा होते हैं, प्रकाश ऊर्जा होते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा होते हैं, और कौन कौन ऊर्जा होते हैं, भौतिक ऊर्जा होते हैं। तो इस प्रकार से कह रहा है जल विद्युत गिरी में कौन ऊर्जा रहेगा, तो जल विद्युत में क्या होना चाहिए, गति करने वाला, क्योंकि जल को गति को ही क्या कर दिया जाता है, ऊर्जा में टरबाइन लगा के क्या कर देते हैं, मतलब बदल दी जाती है। क्लियर। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। क्या होती है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है लागू विस्थापन पर, लागू बल पर, लागू स्थितिज ऊर्जा पर, लागू दाब पर। ऑप्शन आंसर होगा भी लागू बल पर। क्या होगा, लागू बल पर। क्लियर। अगला चलते हैं, त्वरण की बीमाएं देख लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण की बीमाएं क्या है, क्या है, त्वरण की बीमाएं क्या है। ए नंबर L⁻1 M⁻1 या T⁻⁻2 भी कह सकते हैं। और ये सभी ऑप्शन आपके पास में है। ये सभी में आपका आंसर कौन होगा, हम लोग क्या कहेंगे, नंबर 1। मैं कह रहा हूँ त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्लियर। वेग में परिवर्तन बट्टे समय,
और वेग में परिवर्तन का क्या होगा, एल टी, क्या होगा, एल टी ना होगा, इन्वर्स में हो जाएगा, टी पर पावर क्या होगा, इन्वर्स में। समय इसका है, टी है। अब देखिए गौर से देखिए, ये इन्वर्स में जब है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टी समय, तो समय 2 नीचे हो गया और एल 1। तो आपको एल और टी के बारे में पता है, या L1 M1 T-2, ये आपका आंसर आ गए दोनों में से कोनो। ऐसे अगर जो ये भी रहता तो आपको मारने में कोई आपत्ति नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो गया, ए नंबर सही हो गया। चले कितना नंबर होंगे, 63 नंबर। 63 नंबर देख लीजिए, कह रहा है पृथ्वी, क्या कह रहा है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। अब तो आप लोग बहुत दिन से पढ़े आ रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, तो आप लोग किसी भी तरह से आप लोग जान रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को अगर ऊपर छोड़ देते हैं वो कहाँ गिरेगा, नीचे। खूब स्पीड में भी छोड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाने के बाद वो अपना गति तक वो सीमित रहेगा, जितना गति उसको दीजिएगा वहाँ तक तो वो सही जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, उसका गति जब आपका जो बल लगाया हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, फिर ख़त्म होने के साथ वो क्या करना शुरू हो जाएगा, गिरना। जैसे आप एक पत्थर को ही फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो एक निश्चित बल जितना आप लगाते हैं वहीं तक वो जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है, रिटर्निंग नीचे आता है। हाँ, 111 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर जो आप फेंक दीजिएगा तो आपको पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर जा सकता है। क्लियर। अभी जो आप लोग चंद्रयान 3 देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, पीछे वीडियो पड़ा है, आप उसमें देख लीजिएगा, ढेर सारी बातें उसमें समझाया गया है, समझ जाइएगा। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसमें बाकी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। चले आगे, 63 का हो गया। 64 में देखिए, 64 में बता रहा है कि अगर जो स्वतंत्र रूप से लटका दे किसी वस्तु को लटकाती किसी वस्तु को गुरुत्व कहाँ स्थित है। उसका कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को अगर लटका दे स्वतंत्र रूप के इस रस्सी में, वस्तु को लटका दीजिए, इस वस्तु को इस रस्सी से स्वतंत्र रूप से, तो बताइए कि इसका गुरुत्व कहाँ बनेगा, जमीन पर बनेगा, लटका बिंदु के ठीक नीचे बनेगा, या वस्तु के केंद्र पर बनेगा, या वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा, तो लटकाव जहाँ लटका हुआ उसके ठीक नीचे बनेगा, उसका गुरुत्व कहाँ बनेगा, लटका बिंदु के ठीक नीचे बनना चाहिए, अन्यथा बाकी सभी गलत। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन बताया जा रहा है 65, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या है। और है तो छोड़िए, वो बताता क्या है, पूरा क्या है। कह रहा है 2 ऊष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होते हैं। क्लियर। बी नंबर कह रहा है यदि 2 प्रणालियों ऊष्मा संतुलन में हैं तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी। सी नंबर कह रहा है कि यदि 2 प्रणालियों तीसरी प्रणालियों के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो भी वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा को क्या करेगा, संतुलन में नहीं होगी। जब 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, ऊष्मा को संतुलन में होती है। अब बताइए इसका आंसर आपका क्या होने वाला है। आंसर आपका डी होने वाला है। जब 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं, समझ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, के साथ ऊष्मा संतुलन में रखेंगे, संतुलन में होती है। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो गया, 65 का क्या हो गया, डी हो गया। चले आगे, क्या कह रहा है 66, कह रहा है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, या परमाणुओं की संख्या, और डी कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम
स्पष्ट जानते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर जानने के बाद हम थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में खास जानकारी लेंगे। ऑप्शन का आंसर क्या हो गया? बी। तो बी, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, कैसे हुआ ये भी जान लेंगे। अब थोड़ा हम इसको पहले छोटा कर लीजिए, गौर से देखिए परमाणु मॉडल के बारे में। आप लोग बनाए होंगे परमाणु कई बार, तो ये परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने ही 6ठी सदी ईस्वी पूर्व ही कुछ परमाणु के बारे में बता दिए थे कि अणु, छोटे छोटे अणु का अत्यंत सूक्ष्म जो है कणों से बना चीज जो है क्या कहलाएगा, वो नाम नहीं दिए थे, ये परमाणु है। तो यह कहा गया, कैसा हो गया, तो ये महर्षि कणाद के द्वारा ही हो गया। अब इसके बाद आए कौन? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने कहा यह क्या है, इसे परमाणु कहा जाए। क्या कहा जाए? परमाणु कहा जाए। इसका नाम कौन दिए? डेमोक्रिटस ने। लेकिन क्वेश्चन जब आपका आ रहा है कि नामकरण की बात करें तो डेमोक्रिटस होगा, नाम देने की बात करें तो डेमोक्रिटस होगा, अन्यथा आप लोग आंसर मारिएगा जो मैं अब बताने वाला हूँ वो 1800 कब ईस्वी में? 8 ईस्वी में। कब? 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने इनका क्या दे दिया, सभी सारे बातें खुलकर इन्होंने क्लियर कर दिया, और इसको ही कहते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। और उस दिन से इस परमाणु का अगर जो बात जब भी आंसर आता है तो किस पर मानना चाहिए? डाल्टन। बताया इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है इसमें बीच में जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्लियर? और ये जो काला वाला है, ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ये इलेक्ट्रॉन है जो स्वतंत्र रूप से क्या करती है? भ्रमण करती रहती है मुक्त रूप से। क्लियर? क्या करती है? भ्रमण करते रहते हैं स्वतंत्र रूप से। अब यहाँ से बात की जाए किसमें क्या क्या मिला आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? इस आधार पर ये आया। लेकिन छोटी सी जानकारी हम भी लें। अब जो देख रहे हैं ये जो राउंड फिगर जो चल रहा है आपका, ये राउंडिंग जो चल रहा था, इसको कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट मतलब क्या होता है? परमाणुओं की कक्षा। क्या कहलाता है? परमाणुओं की कक्षाएं। जिस तरह अभी पृथ्वी की कक्षाएं में चंद्रयान घूम रहे थे 3, उसी तरह ये कक्षा हुआ किसका? परमाणु का। परमाणु का 3 नाम मैंने अभी तुरंत बताया था। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों नाम के पीछे कुछ है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। इस सभी में देखिए ये जो न्यूक्लियस है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। नाभिक। हाँ, नाभिक। क्या कहिएगा? नाभिक। क्लियर? अब इसमें बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहिएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? तो बता सकते हैं। 1800 कब? 97। हाँ, 1897 ईस्वी में। सबसे पहले इसकी आवेश जान लीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का कौन आवेश में होगा? इलेक्ट्रॉन की आवेश की क्या होगा? ऋण होगा। प्रोटॉन धन आवेश और न्यूट्रॉन
शून्य आवेश, आवेशहीन, कोई आवेश नहीं। क्लियर। अब खोज इसका किसने किया? तो 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इनका क्या कर दिया? थॉमसन खोज किया। क्लियर। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की। अब बात की जाए प्रोटॉन की खोज किसने की? 1911 में। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे। क्या किए थे? कौन किए? अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। सॉरी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा क्या किया गया था। ठीक। अब कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज 1932 में कौन किए? चैडविक ने किए। कौन किए? चैडविक ने किए। यहीं लिख देता हूँ, चैडविक, पूरा नाम सर जेम्स चैडविक। क्लियर। तो आप लोग इतना जानकारी जानते हैं। कुछ द्रव्यमान होते हैं। द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की आवेश क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन की आवेश क्या होता है? प्लस। सॉरी, माइनस न होगा जी, ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा? ऋण आवेश होंगे। क्या होगा? प्रोटॉन पर क्या होगा? धन आवेश होंगे। और न्यूट्रॉन पर क्या होंगे? शून्य आवेश होंगे। इतना आवेश के लिए आपको ये जानना पड़ेगा। क्या? देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान क्या होता है? मास द्रव्यमान क्या होता है? भार क्या होता है? 9.11 गुने 10⁻−31 kg, किलोग्राम। तो क्या कहेगा? 9.11 गुने 10⁻−31 kg। फिर प्रोटॉन का भी मास द्रव्यमान लगभग यही मान लीजिए, 9.11 गुने 10 कितना? -31 kg। लेकिन न्यूट्रॉन का बनाइएगा आप लोग तो लिखिएगा कितना? 1.6929 गुने 10⁻27 kg के रूप में लिखिएगा। क्लियर। ये सब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन। क्वेश्चन का आंसर भी अक्सर क्या आएगा? डाल्टन के ही नाम से आएंगे। ठीक। क्लियर। आगे चले। अब कौन चीज बचा है? वो क्वेश्चन आगे चलिए। 66 में था ये भी। अब तो फटाफट वाला है ना। अब फटाफट वाला कौन वाला है? फटाफट। क्वेश्चन 67। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? अगर जो आयतन शून्य हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष स्केल तापमान कहेंगे, परम शून्य तापमान कहेंगे, परम तापमान कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कह रहा है जब किसी गैस का आयतन 0 हो जाए, शून्य हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं परम शून्य ताप। क्या कहेंगे? परम शून्य ताप कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन चलिए। परवल अम्ल के विलय में, क्वेश्चन कर रहा है 68 में, परवल अम्ल के विलय में अणु और आयन दोनों, बी नंबर कह रहा है ज्यादातर आयन, और सी कह रहा है ज्यादातर अणु होते हैं, डी कह रहा है ज्यादातर पानी होते हैं। परवल अम्ल के विलयन में सबसे अधिक क्या होते हैं ये बताइए हमें। क्या होता है? ज्यादा कर क्या होते हैं? ज्यादातर क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? बी होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए इसका जवाब दीजिए। 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक आप गुलाब, साबुन, हल्दी कहेगा। फूल तो गमकती है, हल्दी भी गमकता है, साबुन भी गमकता है। नहीं, आप ओरिजिनल आंसर क्या मारिएगा? लौंग, ऑप्शन नंबर सी। तो गंधीय सूचक कौन होगा? लौंग। क्लियर। सत्तर नंबर
कह रहा तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आई और आयोडीन और स्टार्टिंग को समानतः क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है हेलोजन, संक्रमण तत्व, दुर्लभ मृदा धातु, एक्टिनाइड। कौन सी बात है? तो यहाँ पर भी चल जाइए। तत्वों की संख्या आपको कितना है? तत्वों की संख्या, एलिमेंट की संख्या कितना है? 118 ना होगा जी, 118 तत्व है। क्लियर? 118 तत्व में इसमें ग्रुप भी बना हुआ। कौन कौन ग्रुप बना हुआ है? इसमें ग्रुप बना हुआ है, आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पढ़ते होंगे उस हिसाब से। एस ग्रुप, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के जितने भी होते हैं क्या होते हैं? एक्टिनाइड होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिनाइड होते हैं। क्लियर? एफ ब्लॉक के जितने भी होते हैं क्या होते हैं? एक्टिनाइड के नाम से जाने जाते हैं। एक्टिनाइड और एक और था, क्या नाम था? लेंथेनाइड। ठीक, एक्टिनाइड और एक्टिनाइड, नॉइड और लेंथेनॉइड, ये दो नाम से एफ ब्लॉक को जाना जाता है, जो आपको 57 से शायद शुरू है ना। तो यहाँ से आपको क्या हो जाता है? एक्टिनाइड, लेंथेनाइड जो कहाँ? एफ ब्लॉक में आता है। अब एस, पी और डी ब्लॉक में कहानी क्या बन रहा है कि एक ये जो बीच वाला पोजीशन है, थोड़ा गौर से देखिएगा, इसमें कितनी संख्या रहती है? 10 रहती है। और ये फिर 2 ऊपर में रहता है, इसकी संख्या क्या रहता है? 2। तो ये एस ब्लॉक यही कहलाता है। फिर यहाँ से देखिएगा 5 रहेगा ये, और लास्ट वाला क्या रहेगा? 1 6 में रहेगा। ये आपका किस में है? पीरियोडिक टेबल में। सही बात है। तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक हुआ, ये डी ब्लॉक हुआ, ये पी ब्लॉक हुआ, और नीचे में जो आप रहता है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड जो रहता है क्या रहता है? नीचे में रहता है। वो तत्व में क्या आता है? एक्टिनाइड और लेंथेनॉइड कहलाता है। एस डी पी ग्रुप का ब्लॉक का हो गया। इसमें अगर जो बात किया जाए तो एस ब्लॉक में जो पहला आवर्त होती है, इसमें आवर्त जो होती है वो क्या कहलाती है? क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा कौन होगा यहाँ? एस ब्लॉक में। और इसमें से भी अगर जो इधर से टोटल कितना संख्या होता है वर्ग आवर्त की? 18 रहता है। कितना रहता है? 18 रहता है। तो 18वां जो है आवर्त सारणी में, आवर्त में 18वां वर्ग में जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? शून्य समूह, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ये सब कहिएगा। उसमें क्या होगा? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन शॉर्ट में बताया था। तो क्या कहेगा उसका? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन, ये सभी किस में आएगा? शून्य समूह में, उत्कृष्ट में। तो आपका फिर कल बाहर आई आंटी जो मैं सजाया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टिन, तो ये कौन में आएगा? हेलोजन समूह में आएगा। किस में आएगा? हेलोजन समूह में आएगा, जो 17वां में है आवर्त में। 17वां में। क्लियर? तो अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि थोड़ा और आगे बढ़ना भी है क्वेश्चन से। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? आराम से आप बना लीजिएगा। 71 नंबर जल्दी मारिए। उनका बाहरीतम सेल पूर्ण है। दूसरा कह रहा है बी नंबर, उनके 3 बाहरीतम सेल अपूर्ण हैं। सी कह रहा है उनके 2 बाहरीतम सेल अपूर्ण हैं। दुर्लभ मृदा के लिए आपका ऑप्शन कौन सही होगा? बी नंबर, उनके 3 बाहरीतम सेल अपूर्ण रहेंगे। क्या रहेंगे? अपूर्ण रहेंगे। 72 नंबर देखते हैं, माचिस की तिलिया में होता है, क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। बहुत अच्छा, आप आंसर साथ साथ दे दिए। क्या है? फास्फोरस होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। कह रहा है बेकिंग, 73 कह रहा है
सब मेंटल हमरे किस्मत में आ जाए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 से। क्या है, बैंकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम कार्बोनेट है? बताइए क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नंबर बी, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर? 73 हो गया। अब 74 देखिए, 74 थोड़ा बड़ा कर दूं। क्वेश्चन कह रहा है 74, चांद का मुंह टेढ़ा है। बहुत बढ़िया है। इस पंक्ति की रचना किसने की है? आपका ये हिंदी से आ गया है। साइंस सीरीज खत्म हो चुके हैं। अब हिंदी से 2-4 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, तो चलते हैं। ए बच्चन, बी आज्ञा, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा या डी केदारनाथ? कौन होंगे आंसर 74 का? केदारनाथ। क्या होंगे? केदारनाथ आंसर होंगे। चलिए आगे 75 देखिए। 75 नंबर का रहा, मिलिंद पन्हो क्या है? बुध स्थल है, या बुध का एक नाम है, या कला का बौद्ध नमूना है, या बौद्ध पाठ? सबसे पहला नाम जानिए। बौद्ध को मतलब गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध जी को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का कौन सी संस्थापक ना। अब गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को क्या कर दिए? स्थापक बन गए। इनका जन्म गौतम बुद्ध का कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, मतलब BC बिफोर क्राइस्ट। क्लियर? BC मतलब इनका निधन जो हुआ क्या हो गया, कब हुआ गया? 483 में। इनका जो मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व, मतलब BC बिफोर क्राइस्ट। इनका मरने का इनका जो निधन हुआ, इसे उसमें एक उपनाम दिया गया। क्या प्रतिपादित किया गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण। क्लियर? ये और घर त्यागने क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। मृत्यु को क्या कहा गया? मृत्यु को कहा गया महाभिपरिनिर्वाण। और जन्म को क्या कहा गया? गृह त्याग को क्या कहा गया? गृह त्याग को कहा गया कौन सी? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्लियर? इसमें बहुत से बुद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं। इतना ही रहने देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 76 का लोक नृत्य लंबाडी जो है किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, ए, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु? आंसर बोलिए कौन होंगे आपका? 76 क्या हो जाएंगे बाबू? आंध्र प्रदेश क्या हो जाएंगे? लंबाडी नृत्य से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी बाबू क्या होगा? अमरावती। 77 ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना क्या होगा? मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना? चारों में से बोलिए आंसर क्या होगा? सी, बी नंबर ऑप्शन होगा। ग्वालियर घराना क्या है? ध्रुपद गायकी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए अब आप लोग का ये 2-4 क्वेश्चन हिंदी और साइंस सीरीज जितने भी थे क्वेश्चन समाप्त हो चुकी है। अब ये आगे मैथ सीरीज में आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, तो आपका 78 से मैथ का क्वेश्चन आपको क्या होंगे? मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलते हैं। आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। कुछ सुझाव हों तो अवश्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। साथ ही साथ बिहार पुलिस का बैच पूरा ही अच्छी तरह से 0 से हाई लेवल तक का मैनेज किया जाएगा। MCQ साथ साथ PDF सभी आपके पास क्या रहेंगे? मौजूद रहेंगे। तो चलते हैं। गुड बाय।